हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर फ्रिक्शन का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी फ्रिक्शन की, समझा था कि भाई एग्जैक्टली फ्रिक्शन क्या होता है, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है, और तो और हमने ये भी सीखा था कि भाई इस फ्रिक्शन का कॉज क्या है, यानी कि ये फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता ही क्यों है। ये पूरी कहानी थी अपने प्रीवियस सेशन की, और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी बच्चों को है एकदम क्लियर। तो एक काम करते हैं, जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन की। अब इसके पहले कि हम आज के अपने सेशन के मेन टॉपिक के ऊपर जाएं, मैं ये चाहती हूँ कि प्रीवियस सेशन में हमने फ्रिक्शन के बारे में जो भी बातें करी हैं उनको हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लें, ताकि आज के सेशन में हम जो भी चीज़ें पढ़ें उन्हें आप फ्रिक्शन के साथ रिलेट कर पाओ। तो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि भाई फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन एक ऑपोजिंग फोर्स है। इस फ्रिक्शन को हम ऑपोजिंग फोर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट पे है, यानी कि वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। अब हम ये चाहते हैं कि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए, यानी कि ये मूव करने लगे। तो पता है फ्रिक्शन क्या करने वाला है? फ्रिक्शन ये बोलेगा कि नहीं, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना, इसको आप रेस्ट पर ही रहने दो। अगर ये मोशन में आएगा तो मैं इसके मोशन को क्या करने वाला हूँ? अपोज करने वाला हूँ। और एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि अगर हमारे पास एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और उसको अगर हम मोशन में लाने की कोशिश करेंगे तो फ्रिक्शन आकर के उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा और उसे मोशन में आने नहीं देगा। अगर ये तो बात हुई एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जो कि कैसा है? रेस्ट पे है। अगर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, अगर हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि ऑलरेडी कैसा है? मोशन में है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो क्या मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन जो है ना हमेशा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही काम करता है, नहीं। वो वाले ऑब्जेक्ट्स जो कि ऑलरेडी मोशन में है, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी फ्रिक्शन आकर के काम करेगा। और इसी फ्रिक्शन के कारण जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग रहा है, इसी फ्रिक्शन के कारण मूविंग ऑब्जेक्ट्स की जो स्पीड है वो ग्रेजुअली कम होती जाती है, और कम होते 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 अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे आ जाता है। यानी कि फ्रिक्शन को अच्छा लगता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट मोशन में रहे। अगर वो रेस्ट से मोशन में आने की कोशिश कर रहा होगा तो वो वहां पे जाकर के लग जाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर कि नहीं, आप रेस्ट पे हो, रेस्ट पे ही रहो, कोई ज़रूरत नहीं है मोशन में आने की, यानी कि ऑब्जेक्ट को वो मूव करने ही नहीं देगा। या अगर हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर भी जाकर के फ्रिक्शन काम करेगा और उसकी स्पीड को ग्रेजुअली कम कराएगा और अल्टीमेटली उसको रोक देगा। इसीलिए फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक ऑपोजिंग फोर्स बोलते हैं। अब क्योंकि फ्रिक्शन क्या है? एक ऑपोजिंग फोर्स है, और फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी में आप बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट होता ही है, साथ ही साथ हमें क्या चाहिए होता है? डायरेक्शन भी चाहिए होता है। तो अगला सवाल जिसका जवाब हमने अपने प्रीवियस सेशन में समझा था कि भाई इस फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, ये फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? तो बहुत ही सीधी सी बात है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा या वो मूव करना चाह रहा होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शनल फोर्स लग जाता है। भाई फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स ही तो है ना, एक ऑपोजिंग फोर्स ही तो है। तो चलो ठीक है, जो भी उसका XYZ मैग्नीट्यूड होगा वो तो होगा, लेकिन डायरेक्शन का क्या? व्हाट अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? तो जिस भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या मूव करना चाह रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही क्या लगने वाला है? फ्रिक्शन लगने वाला है। यानी कि अगर हमारे पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है या वो टुवर्ड्स राइट मूव करना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगने वाला है? भाई फ्रिक्शन लगने वाला है लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ। भाई अगर आपको किसी भी चीज को आने से रोकना है, अपनी तरफ आने से रोकना है, तो आप क्या करोगे? फोर्स लगाओगे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। कहाँ लगाओगे? उसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में।
अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है, टुवर्ड्स आपके पास आ रहा है, तो आप उसको रोकने के लिए क्या करोगे, अपने से दूर फोर्स लगाओगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, ऑब्जेक्ट जा रहा है राइट की तरफ, राइट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में। इतना क्लियर है आप सभी को। तो फ्रिक्शन क्या होता है वो हमने रिवाइज कर लिया, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है वो हमने रिवाइज कर लिया। अब सवाल ये आता है कि आखिर इस फ्रिक्शन की प्रॉब्लम क्या है, यानी कि ये क्यों लग रहा है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है, फ्रिक्शन का कॉज क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि सपोज हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। ये जो ऑब्जेक्ट है अपना ब्लैक वाला, चलो इसको हम नंबर भी दे देते हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2 के ऊपर क्या कर रहा है, मूव करने की कोशिश कर रहा है। अब देखने में तो हमें अधिकतर जो सरफेसेस हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स के जो सरफेसेस हैं वो कैसे लगते हैं, बहुत ही स्मूथ लगते हैं, है ना। अगर हम बिना किसी माइक्रोस्कोप के इस पेन के सरफेस को देखेंगे तो हमें लगेगा कि अरे वाह, इस पेन का सरफेस तो बड़ा स्मूथ है। देखना क्या, अगर आप इसको टच भी करके देखोगे तो भी आपको यही रियलाइज होगा कि भाई इस पेन का सरफेस काफ़ी स्मूथ है। तो हमारे पास अधिकतर बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके सरफेसेस को नेकेड आई से देखने में ऐसा लगता है कि ये इनके सरफेसेस काफ़ी स्मूथ है, लेकिन जब उन ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस का हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं तब हमें कुछ और ही असलियत जो है ना दिखाई देती है। क्या होती है वो सच्चाई, असलियत ये है कि सरफेसेस जो होते हैं ना मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स के, वो स्मूथ नहीं होते हैं, वो रफ होते हैं। रफ कैसे होते हैं, तो हिल्स प्रेजेंट होंगे, ग्रूव्स प्रेजेंट होंगे, फिर हिल्स प्रेजेंट होंगे, फिर ग्रूव्स प्रेजेंट होंगे, कुछ इस तरीके से। तो बहुत ही रफ सरफेस होता है हमारे अधिकतर ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। और ये जो आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू में ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस में हिल्स और ग्रूव्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इर्रेगुलरिटीज। क्या बोलते हैं, इर्रेगुलरिटीज ऑफ दी सरफेसेस। अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट नंबर 1 जब ऑब्जेक्ट नंबर 2 के ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये जो ऑब्जेक्ट नंबर 1 है इसके सरफेस में भी क्या है, बहुत सारी इर्रेगुलरिटीज हैं। जो ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, ऑब्जेक्ट नंबर जो 2 है आपके पास, उसके सरफेसेस में भी क्या है, काफी ज्यादा इर्रेगुलरिटीज हैं। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2 के ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा, दोनों ही सरफेसेस की जो इर्रेगुलरिटीज होंगी, जो हिल्स और ग्रूव्स होंगे, वो क्या करेंगे, आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे, आपस में फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे, जिसके कारण बहुत ही मेहनत के बाद जो बॉक्स नंबर 1 है वो बॉक्स नंबर 2 के ऊपर मूव कर पाएगा। तो ये जो इंटरलॉकिंग हुई है ना, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस में जो इर्रेगुलरिटीज प्रेजेंट है उनके बीच में जो इंटरलॉकिंग हुई है, इस इंटरलॉकिंग के कारण ही फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया भाई, फ्रिक्शन का कॉज हो गया। तो अभी तक जो भी हमने इस सेशन में बात करी है ये क्या है, ये पूरा एक निचोड़ है, ये एक पूरा कंक्लूजन है अपने प्रीवियस सेशन का। आज की सेशन को अब हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक के साथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन से। चलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इट हैज बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स दैट द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। ज़्यादा फैक्टर्स आपको पढ़ने ही नहीं है, आपको सिर्फ 2 फैक्टर्स की जो ना बात करनी है, 2 फैक्टर्स पढ़ने हैं जिसके ऊपर आप बोल सकते हो कि फ्रिक्शन डिपेंड करता है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इट हैज़ बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चली है कि द फ्रिक्शन बिटवीन 2 सरफेसेस, 2 सरफेसेस, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना एग्जाम्पल से कि ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के बीच में आप बोल रहे हो कि फ्रिक्शन लग रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों ही सरफेसेस की जो इर्रेगुलरिटीज हैं वो क्या है, शामिल हैं। तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन भी कहाँ लगेगा, 2 ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के बीच में ही लगेगा। तो यहाँ पे ये लिखा जा रहा है कि दैट द फ्रिक्शन बिटवीन द 2 सरफेसेस डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या है, द नेचर ऑफ द 2 सरफेसेस, स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द 2 सरफेसेस। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, इसीलिए मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है ताकि आज के सेशन में हम जो भी बातें पढ़ें उनको आप रिलेट कर पाओ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्या है वो पहला फैक्टर जिसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंडेंट होता है, सो द नेचर ऑफ द 2 सरफेसेस, 2 सरफेसेस का नेचर क्या है, यानी कि स्मूथनेस और रफनेस कैसी है सरफेसेस की। मैंने आपको अभी भी समझाया था कि फ्रिक्शन लगता ही क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के सरफेसेस, मतलब कि आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का वो वाला सरफेस जो कि एक दूसरे की कैसे है, कांटेक्ट में है, हम उन सरफेसेस की बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के बीच में क्या है, इर्रेगुलरिटीज है ना। दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के जो सरफेसेस हैं वो कैसे हैं, रफ है ना, उनमें हिल्स हैं, ग्रूव्स हैं, इर्रेगुलरिटीज हैं।
यही इररेगुलरिटीज दोनों ही सरफेसेस की क्या हो जाती हैं, आपस में फंस जाती हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि जिस समय ये वाला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करना शुरू करेगा सिर्फ उसी समय जो है ना इररेगुलरिटीज के बीच में एक इंटरलॉकिंग होगी, नहीं। जैसे ही एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आया, कांटेक्ट में आने के कारण ही दोनों ही सरफेसेस की इररेगुलरिटीज आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरलॉक हो जाएंगी, फंस जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा या मूव करना शुरू करेगा तभी इररेगुलरिटीज इंटरलॉक होंगी, नहीं। कांटेक्ट में आए नहीं कि इररेगुलरिटीज क्या हो गई हैं, आपस में इंटरलॉक हो गई हैं। तो फ्रिक्शन लग ही क्यों रहा है, इन इररेगुलरिटीज के कारण ही तो लग रहा है ना, क्योंकि सरफेसेस कैसे हैं, रफ है ना, इसीलिए तो उनमें क्या है, इररेगुलरिटीज है ना, जिसके कारण आपस में क्या हो रही है, उनकी एंटेंगलिंग हो रही है, उनकी इंटरलॉकिंग हो रही है और इसीलिए फ्रिक्शन लगता है। अब आप खुद ही सोचो, अगर आपके पास दो ऐसे सरफेसेस है जो कि काफी स्मूथ हैं, तो ऐसे स्मूथ सरफेसेस में फ्रिक्शन कम लगेगा, या अगर आपके पास ऐसे दो सरफेसेस हैं जो कि हद लेवल के क्या हैं, रफ हैं, तो उनके बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शन है वो ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, सरफेसेस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि सरफेसेस में इररेगुलरिटीज कैसी हैं। अगर स्मूथनेस होगी तो फ्रिक्शन अलग होगा, अगर रफनेस होगी तो फ्रिक्शन कुछ अलग हो जाएगा। तो पहला फैक्टर आपको समझ में आ गया। दूसरा फैक्टर क्या है, द फोर्स विद विच टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर, यानी कि एक ऐसा फोर्स जिसमें कि आप बोल सकते हो कि जिसके कारण या जिससे दो ऑब्जेक्ट्स को या दो सरफेसेस को क्या किया गया हो, एक दूसरे के ऊपर प्रेस किया गया हो, हमें उस फोर्स की बात करनी है। आई बात समझ में? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। The force of friction, however, does not depend on the amount of surface area of the two objects which is in contact with each other. अब इस पॉइंट को जो है ना आप हाईलाइट कर सकते हो, स्टार मार्क कर सकते हो। क्या बोला जा रहा है, दो फैक्टर्स जो कि मैंने आपको बताए हैं, बस आपको उन्हीं फैक्टर्स को याद रखना है। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कभी ये आ रहा होगा कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो दो ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हैं, तो इन सरफेसेस का आप बोल सकते हो कि जो एरिया है, क्या उस एरिया के अमाउंट पर भी फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। देखो ना यहाँ पे क्या लिखा गया है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हाउएवर डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स विच इज इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, और दूसरा ऑब्जेक्ट कैसा है, छोटा है, यानी कि वो वाला सरफेस एरिया जो कि पहले ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है, अगर ये वाला सरफेस एरिया कैसा है, छोटा है, तो छोटे सरफेस एरिया पे आप बोल सकते हो कि मतलब सरफेस एरिया छोटा होने के कारण ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन जो है ना इस पे कम लगेगा, है ना। अगर इसको आप समझने की कोशिश करिएगा, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 2 बड़ा है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 छोटा है, यानी कि उसका जो सरफेस एरिया जो कि ऑब्जेक्ट 2 के जो कांटेक्ट में है वो कैसा है, कम है। तो ऐसा नहीं है कि अगर सरफेस एरिया कांटेक्ट वाला कम होगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा। ये भी तो पॉसिबल है कि माना इस ऑब्जेक्ट 1 का सरफेस एरिया जो कि ऑब्जेक्ट 2 के कांटेक्ट में है, सरफेस के कांटेक्ट में है, वो छोटा है, लेकिन क्या हो अगर ये सरफेस कैसा हो, बहुत ही रफ हो। कहने को तो सरफेस एरिया बहुत छोटा है, लेकिन ये है कैसा सरफेस, बहुत ज्यादा रफ है, बहुत ज्यादा क्या है इसमें इररेगुलरिटीज है, तो फ्रिक्शन भी तो ज्यादा ही लग जाएगा ना। तो इससे क्या फर्क पड़ गया कि ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कम है या बड़ा है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हाउएवर डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज इन कांटेक्ट विद ईच अदर। किससे मतलब होता है, मतलब होता है कि सरफेसेस का नेचर कैसा है। आई बात समझ में? चलो फर्स्ट फैक्टर को हम देखते हैं, डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस। फ्रिक्शन इज नॉट द सेम फॉर ऑल द सरफेसेस। फ्रिक्शन के लिए बोला जा रहा है कि हर सरफेस के लिए फ्रिक्शन एक जैसा नहीं होता है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द टू सरफेसेस विच आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। वो वाली सरफेसेस जो कि एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हैं। सरफेसेस कौन सी सरफेसेस भाई, जो दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, उन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस की बात की जा रही है, ठीक है। तो दो सरफेसेस की रफनेस और स्मूथनेस क्या है, उसी के ऊपर फ्रिक्शन डिपेंडेंट होता है।
When the two surfaces in contact are smooth, then the friction between them will be small because the interlocking of the smooth surfaces is less. Obvious सी बात है, अगर दो surfaces कैसे हैं, smooth है. Smooth होने का मतलब क्या है भाई, हम कब बोल रहे हैं कि सरफेस जो है ना स्मूथ है, या हम कब बोल रहे हैं कि कोई सरफेस कैसा है, रफ है. बेसिकली सरफेस के ऊपर क्या होता है, इरेगुलरिटीज होती हैं, है ना. बताया था ना मैंने आपको अभी अभी कि हिल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, फिर हिल्स प्रेजेंट होते हैं, फिर ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो हिल्स और ग्रूव्स आपको दिखाई देते हैं ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर, इन्हीं को तो हम बोलते हैं इरेगुलरिटीज. अब अगर ये इरेगुलरिटीज कैसी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा है, तो आप ऐसे सरफेस को आप क्या बोलोगे, रफ सरफेस बोलोगे. लेकिन अगर ये इरेगुलरिटीज कैसी हैं, काफ़ी कम है, तो ऐसे सरफेस को आप क्या बोलोगे, ऐसे सरफेस को आप बोलोगे कि ये कैसा है, स्मूथ सरफेस है. आई बात समझ में. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब दो सरफेसेस जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, वो दोनों ही सरफेसेस अगर कैसी हो, स्मूथ हो, तो उनके बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शन है वो काफ़ी कम होता है. कम क्यों होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, अगर ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होंगी नहीं तो उनके बीच में जो इंटरलॉकिंग है वो भी कैसी होगी, काफ़ी कम होगी. आई बात समझ में. स्मूथ सरफेसेस का मतलब क्या है, इरेगुलरिटीज़ कम होना. अब अगर वो दो सरफेसेस जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, अगर उनके बीच में जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो कैसी हैं, कम है, तो ऑब्वियस सी बात है इन कम इरेगुलरिटीज़ की जो इंटरलॉकिंग होगी, जो एंटेंगलिंग होगी, वो भी कैसी रहेगी, कम ही रहेगी ना. तो कम रहने से होने क्या वाला है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही स्मूथली मूव करेगा, यानी कि फ्रिक्शन कैसा लगेगा, कम लगेगा. आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हो. यानी कि हमारे ये जो नकल्स होते हैं ना, एक हाथ के नकल्स और दूसरे हाथ के नकल्स, ठीक है. तो देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको पहाड़ और ग्रूव्स आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखो फिंगर्स के कंपैरिजन में यहाँ पे जो पहाड़ और नदी है वो कम है कि नहीं है. तो आप ऐसा मान सकते हो कि ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, तो इनके बीच में ऐसा नहीं है कि इरेगुलरिटीज़ है, नहीं है. लेकिन देखो आप ये खुद करके देख सकते हो अपने लेवल पर कि देखो इनको एक दूसरे के ऊपर चलाने में, अगर मैं एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर कुछ इस तरीके से चलाऊं तो मैं आसानी से इसको चला पा रही हूँ, है ना. क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इरेगुलरिटीज़ हैं, नहीं है, लेकिन वो कम है, जिसके कारण इनके बीच की इंटरलॉकिंग नहीं हो पा रही है. ये लोग एक दूसरे में ज़्यादा फंस नहीं रहे हैं, और अगर फंसेंगे नहीं तो मोशन कैसा होगा, स्मूथ होगा, यानी कि फ्रिक्शन कम लगेगा. As the degree of roughness of the two surfaces in contact increases, the friction also increases. और अगर दोनों ही कॉन्टैक्ट सरफेसेस की जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, यानी कि रफनेस बढ़ जाए, तो हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा. एग्जाम्पल के लिए अब जो है ना, आप अपने नकल से काम नहीं चलाओगे, आप चलाओगे अपने काम फिंगर से. ये एक हाथ की फिंगर है, ये दूसरे हाथ की फिंगर है. अब जो है ना, एक काम करो, दोनों ही हाथों की फिंगर्स को आप एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आओ. होगा क्या कि दोनों हाथ की फिंगर्स क्या हो जाएंगी, आपस में उलझ जाएंगी. अब ऐसे में आप इस हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर मूव करने की कोशिश करो तो होगा क्या, देखो बहुत ही मुश्किल से ये फिंगर्स या ऊपर वाला जो हाथ है वो नीचे वाले हाथ के ऊपर स्लाइड करेगा. तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुश्किल हो रही है एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर चलाना, क्योंकि जो इरेगुलरिटीज हैं, जो नदी पहाड़ है वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा हैं. तो दोनों ही सरफेसेस की जो इरेगुलरिटीज हैं वो क्या हो जाएंगी, आपस में एंटेंगल हो जाएंगी, फंस जाएंगी, और फंसने के कारण फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा. और अगर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा इसका मतलब क्या, कि मोशन मुश्किल होने वाला है. And when the two surfaces in contact are very rough, then the friction between them will be very large because the interlocking of very rough surfaces is too much. और अगर वो दो सरफेसेस जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, अगर उनके बीच में जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो कुछ ज़्यादा ही हैं, यानी कि सरफेसेस बहुत ही ज़्यादा रफ हैं, तो उस केस में जो फ्रिक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है. क्यों, क्योंकि इरेगुलरिटीज़ की जो इंटरलॉकिंग होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और ऐसे में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा, मोशन बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है. We can study the dependence of friction on the nature of surfaces by performing some activities as follows. अब एक एक्टिविटी है जो कि आपकी एनसीईआरटी में दी गई है. वैसे तो हम एक्टिविटीज़ को जब पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है और जब हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं उस समय हम इन टेक्स्ट एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा हम लीग से हट कर जाएंगे और ये जो फैक्टर्स हैं जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं,
इन फैक्टर्स को समझने के लिए हम एनसीईआरटी की ही एक्टिविटी की मदद लेंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दोनों डायग्राम्स दिए गए हैं, ठीक है ना, आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्टिविटी है, कोई नया एग्जाम्पल मैंने नहीं यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो बच्चे हैं, दो बच्चे क्या कर रहे हैं, बेसिकली फ्रिक्शन जिन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने करा क्या, सिंपल सा एक सेटअप बनाया है, एक बड़ी बुक रखी है और उसके ऊपर एक सिंपल सा बोर्ड जो है ना उन लोगों ने टिल्ट करके रखा हुआ है। फिर इसके बाद उनके पास एक पेंसिल सेल है, वो वाला सेल जो कि आपकी नॉर्मल रिमोट्स वगैरह में रखता है, तो वो वाला सेल इन्होंने लिया है। अब इस पूरे सेटअप को इन्होंने कहाँ रखा है, एक स्मूथ टेबल के ऊपर रखा है। भाई देखने में तो वो टेबल कैसी लग रही है, स्मूथ ही लग रही है ना। वो अलग बात है कि माइक्रोस्कोपिक व्यू में उसके सरफेस पे जो नदी पहाड़ है वो अलग से दिखाई देंगे, लेकिन हाँ ऊपर से देखने में तो हमें कैसा लग रहा है, ये सरफेस, टेबल का सरफेस स्मूथ ही लग रहा है। अब हुआ क्या कि बच्चे ने, ये वाला जो बच्चा है, ये इस पॉइंट को ए मार्क करता है, ठीक है ना। बच्चे ने क्या किया, पेंसिल ली, मतलब वो पेंसिल सेल लिया, बैटरी ली और इसके बाद में पॉइंट ए से जो है ना इसको जाकर के छोड़ दिया। मतलब आप समझ लो ना, ये बच्चों ने क्या करा, ये एक तरह का एक स्लाइड बनाया हुआ है कि जैसे इस पेंसिल सेल को हम इस प्लेट के ऊपर रखेंगे तो जो पेंसिल सेल है वो अपने आप जो है रोल होते हुए या लुढ़कते हुए जो टेबल है उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मतलब अलग से बच्चों को बैटरी को या सेल को पुश करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो उनने स्लाइड बनाई है पेंसिल सेल के लिए, इस स्लाइड में पॉइंट ए बच्चे ने मार्क किया। मार्क करने के बाद ये जो पेंसिल सेल है, उस पेंसिल सेल को वो मार्क ए तक लेकर के आया और वहाँ से उसने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड थी तो जो पेंसिल सेल है वो क्या करेगा, रोल करेगा और रोल करते हुए टेबल पे आ जाएगा और टेबल पे आते हुए कहाँ तक जाएगा, सपोज पॉइंट बी तक आ जाएगा। ये हुई पहली एक्टिविटी, ठीक है ना। अब दूसरे में उन्होंने क्या करा, जो टेबल थी ना उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दिया और एनसीईआरटी में साफ लिखा गया है कि मेक श्योर इस कपड़े के ऊपर बिल्कुल भी जो है ना रिंकल्स वगैरह ना हो। ऐसा नहीं है कि कपड़ा जो है ना काफ़ी गुड़मुड़ हो तो ऑलरेडी सरफेस जो है ना रफ बन जाएगा। तो बच्चों ने क्या किया, इस टेबल के ऊपर अब जो है एक कपड़ा बिछा दिया और कपड़े में भी उन्होंने ये मेक श्योर किया कि कोई भी जो है ना रिंकल्स वगैरह ना हो, कोई शल वगैरह ना पड़े हो। अब फिर से क्या किया है, पॉइंट ए से जो स्लाइड बनाई है इन लोगों ने पेंसिल सेल के लिए, उस स्लाइड में पॉइंट ए से पेंसिल सेल को इनने छोड़ा है। छोड़ने के बाद हुआ क्या, पेंसिल सेल आया और अब टेबल के ऊपर वो मूव कर रहा है, लेकिन टेबल के ऊपर कहाँ, टेबल के ऊपर जो कपड़ा बिछा हुआ है ना, क्लॉथ जो बिछा हुआ है, उस कपड़े के ऊपर पेंसिल सेल मूव कर रहा है और कहाँ तक पहुंच रहा है, पॉइंट बी तक पहुंच रहा है। अब ये बताओ कि दोनों ही एक्टिविटीज में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंसेस में फर्क नहीं है। पहली एग्जाम्पल में, पहली एक्टिविटी में पॉइंट ए यहाँ है और पॉइंट बी यहाँ है, और दूसरी एक्टिविटी में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पॉइंट ए यहाँ है और पॉइंट बी यहाँ है। यानी कि दूसरे केस में जो पेंसिल सेल है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि दूसरे केस में फ्रिक्शन ज़्यादा लग गया। फ्रिक्शन क्या करता है, अभी सेशन की स्टार्टिंग में मैंने समझा दिया था कि फ्रिक्शन क्या है, एक ऑपोजिंग फोर्स है। हमेशा ही ऑब्जेक्ट की मोशन को वो क्या करेगा, अपोज करेगा, कोशिश करेगा कि ऑब्जेक्ट जो है ना मूव हो ही ना, रेस्ट से वो मोशन पे आ ही ना, और अगर मूविंग है पहले से ही तो फिर उसके वो स्पीड को वो कम करेगा, जिसके कारण अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे भी तो यही हुआ है। ऐसा नहीं है कि पेंसिल सेल जो है ना मूव नहीं कर रहा था, दोनों ही केसेस में पेंसिल सेल ने मूव करना शुरू किया था, लेकिन पहले वाले केस में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके वो रेस्ट पे आया है। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि दोनों ही केसेस में जो है ना, मतलब दोनों में से किसी एक केस में जो पेंसिल सेल है वो क्या कर रहा है, वो जाता जा रहा है, नहीं, दोनों ही केसेस में पेंसिल सेल का मोशन शुरू हुआ, दोनों ही केसेस में पेंसिल सेल ने सर्टेन डिस्टेंस जो है ना ट्रैवल किया, और दोनों ही केस में सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो पेंसिल सेल है वो रेस्ट पर भी आ गया। लेकिन फ़र्क क्या है, डिस्टेंस कवर्ड में फ़र्क है। यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर हुआ है, यहाँ पे पेंसिल सेल ने कम डिस्टेंस कवर किया है। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा लग गया। भाई ऑब्वियस ही बात है, बता दिया ना मैंने आपको कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रेस्ट पे कब आएगा, जब फ्रिक्शन उस पर लगेगा, उसकी स्पीड कम करेगा ग्रेजुअली और अल्टीमेटली उसको रेस्ट पर लेकर के आ जाएगा। तो अगर ये पेंसिल सेल जल्दी रेस्ट पे आ गया है, इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल करके ये रेस्ट पे आया है, तो ये क्यों आया है, इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा लग गया। फ्रिक्शन कैसा लगा है यहाँ पे, भाई ज़्यादा लगा है। और ऐसा भी नहीं है कि दोनों ही पेंसिल सेल को जो है ना अलग अलग हाइट से छोड़ा था,
इसको भी पॉइंट ए से ही छोड़ा था, इसको भी पॉइंट ए से ही छोड़ा था, तो सेम हाइट से पेंसिल सेल्स को छोड़ा गया, लेकिन फिर भी ये वाला जल्दी रुक गया। तो क्यों रुक गया? क्योंकि इसकी स्पीड जल्दी कम हो गई। जल्दी कम क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा था। सवाल ये है कि मैम ये फ्रिक्शन ज़्यादा लग ही क्यों रहा है? इसीलिए लग रहा है क्योंकि बच्चों ने क्या करा है, अब इस टेबल के ऊपर, टेबल की स्मूथ सरफेस के ऊपर एक कपड़ा बिछा दिया है। तो देखने में तो कपड़ा भी कैसा लग रहा है? काफ़ी स्मूथ लग रहा है। और हमने ये मेक श्योर किया था कि कपड़े को बिछाते टाइम, क्लॉथ को कवर करते टाइम, कि इसमें कोई भी रिंकल ना हो, कोई भी शल ना पड़े हो। लेकिन फिर भी नेकेड आई से भले ही आपको कपड़े का सरफेस कैसा लगे, स्मूथ ही लगे, लेकिन इस कपड़े के सरफेस के ऊपर भी, मतलब इस कपड़े के सरफेस के ऊपर भी क्या है, बहुत सारी इर्रेगुलरिटीज हैं। इस इर्रेगुलरिटी के कारण जब पेंसिल सेल मूव करा कपड़े के ऊपर, क्लॉथ के ऊपर, तो पेंसिल सेल की सरफेस के ऊपर जो इर्रेगुलरिटीज थी और कपड़े की सरफेस के ऊपर जो इर्रेगुलरिटीज थी, उनकी आपस में क्या हो गई? लड़ाई हो गई। वो आपस में जाकर के उलझ गए और इतना उलझे, इतनी इंटरलॉकिंग हुई कि अल्टीमेटली पेंसिल सेल की जो स्पीड है वो कम हो गई ग्रेजुअली, और फिर वो रेस्ट पे आ गया। आप बोलोगे कि मैम क्या यहाँ पे इंटरलॉकिंग नहीं हुई थी? हाँ बिल्कुल हुई थी, लेकिन इस केस में हुआ क्या? इंटरलॉकिंग आप बोल सकते हो कि थोड़ी कम हुई। कम क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे कपड़ा नहीं बिछा था, यहाँ पे सिंपल एक टेबल थी, और टेबल का जो सरफेस था वो कपड़े के सरफेस के कंपैरिजन में कैसा था? ज़्यादा स्मूथ था। यानी कि टेबल की सरफेस के ऊपर आप बोल सकते हो कि इर्रेगुलरिटीज कम थी। तो जब ऐसे स्मूथ सरफेस के ऊपर पेंसिल सेल मूव किया, तो पेंसिल सेल की सरफेस की इर्रेगुलरिटीज और ये जो आपके पास टेबल है, तो और टेबल की सरफेस की इर्रेगुलरिटीज के बीच में इंटरलॉकिंग हुई, लेकिन वो कम हुई क्योंकि नदी पहाड़ कम थे टेबल के सरफेस पे। तो इंटरलॉकिंग तो हुई, ऐसा नहीं कि हुई नहीं। अगर नहीं हुई होती ना, तो ये जो पेंसिल सेल है ना, ये आज भी मूव कर रहा होता टेबल के ऊपर। वो रेस्ट पे आया है, इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली इंटरलॉकिंग तो हुई होगी नदी पहाड़ की आपस में, लेकिन वो कैसी थी? कम थी, इसके कंपैरिजन में कम थी, है ना। तो इससे क्या हुआ? ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके पेंसिल सेल आगे तक गया और पॉइंट बी तक जो है ना पहुंच गया। आई बात समझ में? तो ये पूरा खेल किसका होता है? सरफेस के, मतलब दो सरफेसेस जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, उन दोनों ही सरफेसेस की इर्रेगुलरिटीज़ के उसका रिजल्ट ही होता है कि अगर इर्रेगुलरिटीज़ ज़्यादा होंगी तो इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। यानी कि सरफेसेस कैसे हैं? रफ हैं। अगर स्मूथ सरफेसेस हैं, यानी कि इर्रेगुलरिटीज़ कैसी हैं? कम है, तो इंटरलॉकिंग कम होगी, फ्रिक्शन कम लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास क्या है? From the above activity, we see that when the table is not covered by cloth, its surface is smooth. Thus, the friction with pencil cell decreases. जब कपड़े से कवर नहीं किया था टेबल को, तो सरफेस स्मूथ था, तो फ्रिक्शन कम लगा। On the other hand, when the surface of table is made more rough by covering it with towel या कोई भी cloth, the friction increases. और अगर हमें क्या करना है? टेबल के सरफेस को रफ बनाना है, तो इसके लिए हमने क्या करा? उसको एक टॉवल से, कपड़े से कवर कर दिया, तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया। Thus friction depends on the nature, smoothness या roughness of the two surfaces. वो दो surfaces जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, उन दोनों का नेचर क्या है, स्मूथ है या रफ है, उसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर तो हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे फैक्टर की। दूसरा फैक्टर क्या है कि डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फोर्स विद विच टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर। अब हम बात करेंगे एक ऐसे फोर्स की, एक ऐसा फोर्स जिससे कि दो सरफेसेस क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर प्रेस हो रहे हैं, और उसी फोर्स के ऊपर फ्रिक्शन क्या करता है? डिपेंडेंट होता है। कैसे? चलो देखते हैं। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इंटरलॉकिंग ऑफ इररेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेसेस व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओवर अनदर ऑब्जेक्ट। और हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करना शुरू करता है तभी सरफेसेस की जो इररेगुलरिटीज है उनके बीच में इंटरलॉकिंग होती। नहीं, जैसे ही एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के कांटेक्ट में आया, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के बीच में जो नदी पहाड़ है वो उसी समय कांटेक्ट में आए, नहीं कि उसी समय नदी पहाड़ की क्या हो जाती है? इंटरलॉकिंग हो जाती है, आपस में उलझ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इररेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेसेस व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओवर अनदर ऑब्जेक्ट। If the two surfaces of objects are pressed together harder by greater force, then the friction will increase, because pressing together two surfaces of objects with a greater force will increase the interlocking in the two surfaces.
इसको कैसे समझें, चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि ये हाथ क्या है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी सरफेस पे आपको कई सारी जो है ना इररेगुलरिटीज दिखाई दे रही हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, ग्रूव्स दिख रहे हैं, फिर हिल्स दिख रहे हैं, फिर पहाड़ दिख रहे हैं, है ना, कुछ इस तरीके से। सिमिलरली ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसमें भी आपको नदी पहाड़ दिखाई दे ही रहे होंगे। अब मैं करने क्या वाली हूँ, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को मैं एक दूसरे के ऊपर मूव करवाने वाली हूँ। कैसे, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, देखो दोनों ही जो ऑब्जेक्ट्स मैंने लिए हैं, इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के जो सरफेस हैं वो कैसे हैं, रफी हैं। आपको नदी पहाड़ दिखाई दे रहा होगा इधर पे भी और इधर पे भी। तो ऐसा नहीं है कि पहले केस में मैं एक स्मूथ सरफेस ले रही हूँ या दूसरे केस में मैं एक रफ सरफेस ले रही हूँ, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट्स के जो सरफेसेस हैं वो कैसे हैं, कॉमन है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, सपोज इस हाथ को मैं अपने दूसरे इस ऑब्जेक्ट को मैं दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रही हूँ, मूव करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मूवमेंट के दौरान दोनों ही सरफेसेस की जो इररेगुलरिटीज़ हैं उनके बीच में क्या हुआ है, इंटरलॉकिंग हुई है। इंटरलॉकिंग हुई है लेकिन वो कमी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है, जिसके कारण ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर पाया। अब एक काम करते हैं, अब ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम पहले वाले ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, यानी कि इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने से हुआ क्या कि ये जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है ये दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर के कुछ इस तरह से बैठ गया। बैठने से हुआ क्या, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के बीच में जो इररेगुलरिटीज हैं उनके बीच में जबरदस्त इंटरलॉकिंग हो गई। पहले भी हो रही थी, कि ऐसा नहीं था कि पहले नहीं हो रही थी, हो तो पहले भी रही थी लेकिन वो कम हो रही थी। लेकिन अब जब आपने इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा दिया तो फोर्स लगाने के कारण इस ऑब्जेक्ट के सरफेसेस पे जो इररेगुलरिटीज होगी ना, वो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की सरफेस पे प्रेजेंट इररेगुलरिटीज के साथ जाकर के बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से उलझ जाएगी। और इसके उलझने से क्या होगा, अब आप इस केस में जो है ना अपने इस वाले हाथ को दूसरे वाले हाथ के ऊपर मूव करवाने की कोशिश करो, बहुत मुश्किल होने वाली है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि अगर if the two surfaces of objects are pressed together harder by greater force then the friction will increase। क्यों increase होगा, because pressing together two surfaces of objects with a greater force will increase the interlocking of the two surfaces। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि this will become more clear from the following activity। अब हम क्या करने वाले हैं, एक सिंपल सी एक्टिविटी को जो सिंपल से एक्टिविटी के थ्रू जो है हम इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। पहला क्या है, पहले आपके पास है एक येलो बुक, ठीक है, और येलो बुक है और इसको हम क्या कर रहे हैं, मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मूव करवाएंगे भाई, प्रीवियस चैप्टर में हमने ये बात पढ़ी है ना, ये अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर इस बुक को आप टेबल के ऊपर मूव करवाना चाहते हो तो फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। कहाँ लगाओगे, सपोज हम बोल रहे हैं कि हम लगा रहे हैं फोर्स टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में, कि जो बुक है हमारी येलो वाली बुक वो क्या करे, टेबल के ऊपर स्लाइड करे। कहाँ, टेबल के ऊपर मूव करे, राइट डायरेक्शन में ही। तो हम सबको पता है कि फ्रिक्शन कहाँ लगने वाला है, फ्रिक्शन लगने वाला है टुवर्ड्स लेफ्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आप बोल सकते हो कि जो फ्रिक्शन है वो कैसा लगेगा, फ्रिक्शन यहाँ पे ज़्यादा लगने वाला है। कैसे, चलो ये काम करते हैं, इस रेड वाली बुक का भी हम एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। इस रेड वाली बुक में क्या हुआ कि हम जो है बुक को फिर से राइट डायरेक्शन में, ये अपनी येलो वाली बुक थी, अब हमारे पास रेड वाली बुक है, रेड बुक को भी हम क्या कर रहे हैं, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में ही मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्स तो हम कहाँ लगाएंगे, राइट डायरेक्शन में लगाएंगे, लेकिन बदले में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कहाँ लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में ही लगेगा, है ना। तो आपको क्या लगता है किस केस में लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होगा या किस में कम होगा? मेरे हिसाब से ये जो रेड बुक है ना, इसमें लगने वाला जो फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो कैसा होगा, कम होगा। और इस येलो बुक में लगने वाला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। मैम ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस येलो और रेड दोनों ही बुक्स को आप अगर थोड़े ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, एरो मैं यहाँ से रब कर देती हूँ, दोनों ही बुक्स को देखने पे आपको समझ में आएगा कि जो रेड बुक है वो कैसी है, पतली है, और येलो बुक कैसी है, मोटी है, चौड़ी है। देखो यहाँ पे येलो बुक्स में बहुत सारे पेजेस हैं, रेड बुक में येलो बुक के कंपैरिजन में कम पेजेस हैं। यानी कि आप बोल सकते हो कि जो येलो वाली बुक है वो कैसी है, भारी है एज कंपेयर टू रेड वाली बुक।
हो सकता है कि रेड वाली बुक भी जो है ना भारी हो, लेकिन येलो के कंपैरिजन में वो कैसी है, हल्की है। अब हम सबको पता है कि अर्थ क्या करती है, हर एक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है कि नहीं करती है। तो टेबल पे जो दोनों ही किताब रखी गई हैं, लाल वाली और पीली वाली, इन दोनों किताबों को भी अर्थ क्या करेगी, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों ही किताबों का कोई ना कोई वजन होगा। तो ये वजन क्या करेगा, ये वजन हम बोलते हैं कि एक फोर्स की तरह काम करेगा, और ये फोर्स अल्टीमेटली लगने कहाँ वाला है, ये फोर्स लगने वाला है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ही। कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। तो जिन टेबल के ऊपर रखी गई हैं दोनों किताबें, उसी टेबल के ऊपर लगने वाला है क्या, इन किताबों की वजन का, इन किताबों की वजनों का फोर्स। आई बात समझ में। तो दोनों ही किताबों का क्या होगा, वजन होगा। ये वजन एक फोर्स की तरह काम करेगा, इसका भी वेट है, इसका भी वेट है, इसका भी वेट फोर्स की तरह काम करेगा, इसका भी वेट फोर्स की तरह काम करेगा। ये फोर्स लगने कहाँ वाला है, ये फोर्स लगेगा अल्टीमेटली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ही। तो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में कहाँ, तो इस टेबल के ऊपर और इसकी टेबल के ऊपर। अभी क्या समझा था मैंने आपको कि अगर हम दोनों ही सरफेसेस को क्या करते हैं, उन पे फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, या वो दो सरफेसेस जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, उन दोनों में से किसी एक सरफेस के ऊपर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं दोनों ही सरफेसेस को। तो दोनों ही सरफेसेस की जो नदी पहाड़ होंगे वो आपस में कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से इंटरलॉक हो जाएंगे, और ऐसे इंटरलॉक होंगे कि फिर मूव करना बहुत ही दिक्कत वाली बात होगी। तो आप खुद ही बताओ कि भारी वाली किताब को मूव करना दिक्कत वाली बात होगी, या हल्की वाली किताब को मूव करने में दिक्कत आएगी। ऑब्वियस सी बात है, जो भारी किताब होगी वो ज़्यादा मेहनत से आगे खिसकेगी, पुश होगी, और जो हल्की किताब होगी वो आसानी से जो है ना मूव कर जाएगी टेबल के ऊपर। ऐसा क्यों, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इस केस में लगने वाला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ये वाले केस में। क्यों, मुझे सपना आया था क्या, नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमन सेंस लगाया था कि भाई ये बुक भारी है, तो इस भारी बुक को पुश करने में, इस भारी बुक को धक्का देने में ज़्यादा मेहनत लगेगी। ये भारी बुक आप बोल सकते हो कि मुश्किल से आगे बढ़ पाएगी टेबल के ऊपर, मुश्किल से मूव कर पाएगी, स्लाइड कर पाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं इस हल्की वाली बुक की, रेड वाली बुक की, तो क्योंकि ये हल्की है तो ये आसानी से जो है टेबल के ऊपर मूव कर पाएगी। तो ये मुश्किल और आसान चीजें क्यों हो रही हैं अलग अलग बुक्स के साथ, क्योंकि ये भारी है और ये हल्की है। तो इसके भारी होने से क्या हो रहा है, इसका वजन ज्यादा है, वजन ज्यादा होने से क्या होगा, इसका फोर्स ज्यादा लगेगा टेबल के सरफेस के ऊपर। और अगर टेबल की सरफेस के ऊपर फोर्स ज्यादा लगा है, इसका मतलब क्या कि बुक के भाई सीधी सी बात है, आप इसको ऐसे समझो कि जो बुक है इसके सरफेस पे भी क्या है, इररेगुलरिटीज हैं। सिमिलरली जो जिस टेबल के ऊपर ये रखी गई है, जिस टेबल के ऊपर इसको अल्टीमेटली मूव करना है, उस टेबल के सरफेस पे भी क्या है, उस टेबल के सरफेस पे भी हम बोल रहे हैं कि कई सारी इररेगुलरिटीज हैं। तो क्योंकि दोनों ही सरफेसेस जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, दोनों ही सरफेसेस के ऊपर क्या है, इररेगुलरिटीज हैं। अब अगर ऊपर से हमने क्या करा, फोर्स लगा दिया है बुक के सरफेस के ऊपर, या बोल दो कि हमने एक फोर्स लगा दिया है, तो इस फोर्स से होने क्या वाला है, दोनों ही सरफेसेस की जो इररेगुलरिटीज होंगी उनकी आपस में बहुत ज़्यादा क्या होने वाली है, उलझन होने वाली है, उनकी इंटरलॉकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो पीली वाली किताब होगी ना, ये इसको बहुत ही जो है ना हम मुश्किल से खिसका पाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर इंटरलॉकिंग ज़्यादा हो गई तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा ना, और अगर फ्रिक्शन ज़्यादा लग गया इसका मतलब क्या कि वो फ्रिक्शन इस येलो वाली किताब को टेबल पे मूव करने ही नहीं देगा, बहुत ही मुश्किल से टेबल पे येलो वाली किताब मूव होगी। ये फोर्स, सीधी सी बात है, ये दिक्कत सिर्फ इसलिए हो रही क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है। फ्रिक्शन ज़्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि सरफेसेस के ऊपर जो इररेगुलरिटीज हैं उनके बीच में जो इंटरलॉकिंग है ना वो कुछ ज़्यादा ही हो गई है। ज़्यादा क्यों हो गई है, क्योंकि ये किताब भारी थी। इस किताब का जो वज़न है वो एक फोर्स की तरह काम कर रहा था, और ये फोर्स अल्टीमेटली कहाँ लग गया, ये फोर्स अल्टीमेटली हम बोल रहे हैं कि दोनों ही सरफेसेस के ऊपर जो इररेगुलरिटीज़ है ना उसके ऊपर लग गया। आई बात समझ में। इस केस में क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि रेड वाली जो बुक है उसके सरफेस पे कोई भी इररेगुलरिटीज प्रेजेंट नहीं थी, बिल्कुल थी। बना भी देते हैं, चलो ये हमने बना दी क्या, इररेगुलरिटी। कौन सी वाली, तो रेड बुक की सरफेस पे जो है।
अब हम बात करते हैं टेबल की सरफेस की। तो टेबल के सरफेस के ऊपर भी हम बोल रहे हैं कि इरेगुलरिटीज़ हैं और काफ़ी अच्छी खासी हैं। लेकिन इस केस में रेड बुक को खिसकाना मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हल्की है ना। आप बोल सकते हो कि ये आसानी से मूव कर जाएगी टेबल के ऊपर। क्यों मूव करेगी? क्योंकि फ्रिक्शन कम लग रहा है। फ्रिक्शन कम क्यों लग रहा है? क्योंकि ये हल्की है। हल्की होने से क्या होगा, इसका जो भी वजन होगा ना, वो वजन फोर्स की तरह काम करेगा, और इस फोर्स के कारण डेफिनेटली दोनों ही सरफेसेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनके बीच में इंटरलॉकिंग होगी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होगी, वो कम होगी। यहाँ पे तो हद ही हो रही है। जितनी भारी बुक, सरफेसेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज़ हैं, उन इरेगुलरिटीज़ की जो इंटरलॉकिंग है वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ऐसे मूव करो हाथ को तो हो जाएगा, और ऐसे फंसा करके उंगलियों को आपस में फंसा करके एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर लेकर के जाओ, नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो, तो ये वाली एक्टिविटी आपको समझ में आई होगी। So from the above activity we conclude that the friction between two surfaces depends on the force with which the two surfaces are pressed together. क्या बोला यहाँ पे कि फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस किस पे डिपेंड करता है? ऑन द फोर्स विद विच द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर। जिस फोर्स से दोनों ही सरफेसेस को प्रेस किया गया है ना, जिस फोर्स से दोनों ही सरफेसेस को प्रेस किया गया है, उसी फोर्स से फ्रिक्शन डिपेंडेंट होता है। इस केस में जिस फोर्स ने दोनों ही बुक और टेबल की सरफेस को प्रेस किया था, वो फोर्स ज़्यादा था। वो फोर्स आया कहाँ से था? वो किताब के वजन से आया था। सीधी सी बात है। इस वाले केस में फोर्स ने क्या करा था? बुक के सरफेस और टेबल के सरफेस को क्या किया था? प्रेस किया था। ये फोर्स आया कहाँ से था? तो बुक के वजन से आया था। बुक का वजन ही क्या कर रहा है? फोर्स की तरह काम कर रहा है, जो कि दोनों ही सरफेसेस को कंप्रेस कर रहा है। तो क्या यहाँ पे फोर्स नहीं लगा था? अरे बिल्कुल लगा था भाई, इस किताब का भी तो वजन था। वजन मतलब क्या? फोर्स। तो यहाँ पे भी फोर्स क्या कर रहा था? बुक और टेबल के सरफेसेस जो थे उनको कंप्रेस कर रहा था। लेकिन यहाँ पे लगने वाला फोर्स कम था, यहाँ पे लगने वाला फोर्स ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किताब का वजन ज़्यादा था और यहाँ कम था। तो सीधी सी बात है, वो फोर्स जो कि दो सरफेसेस को जो कि कांटेक्ट में है, तो वो फोर्स जो कि दोनों ही सरफेसेस को क्या करता है? प्रेस करता है एक दूसरे की तरफ, उस फोर्स के ऊपर फ्रिक्शन डिपेंडेंट होता है। इन जनरल, ग्रेटर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच मूव्स ओवर अनदर ऑब्जेक्ट, ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन बिटवीन देम। जितना भारी होगा एक ऑब्जेक्ट जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करने जा रहा होगा, फ्रिक्शन हम बोल रहे हैं कि वहां पे उतना ही ज्यादा लगेगा। The force of friction increases when the two surfaces are pressed together harder because of the greater weight of one of the objects. Because then the interlocking of the irregularities of their surfaces increases. आई बात समझ में? और देखो, ये पॉइंट तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया कि जितना भारी एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा, उतना ही वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा लगने वाला है। क्योंकि जितना ज़्यादा भार होगा ऑब्जेक्ट का, उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के ऊपर, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास सेम आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट है, सेम जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पेंसिल सेल को मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले केस में आपने क्या करा? बस पेंसिल सेल रखा था, उसको आपने एक स्लाइड पुश दिया, धक्का दिया, तो धक्का खा करके वो टेबल पे मूव करने लगेगा। तो आप देखोगे कि धक्के से जो पेंसिल सेल मूव कर रहा है वो सपोज पॉइंट ए से लेकर के कहाँ तक चला गया? पॉइंट बी तक चला गया। अब उसी पेंसिल सेल को आप सेम टेबल के ऊपर मूव करवा रहे हो, लेकिन इस बार थोड़ा सा हटके कैसे? अब आप पेंसिल सेल को जो है ना धक्का मार करके छोड़ोगे नहीं, उस पर लगातार उसको दबाते हुए, पेंसिल सेल को दबाते हुए, जैसे बच्चे नहीं टॉय कार उससे कैसे खेलते हैं, उसको जो है ना पकड़ करके दबाते दबाते जो है उसको फ्लोर पे आगे लेकर के जाते हैं। कुछ इसी तरीके से हम पेंसिल को भी टेबल के ऊपर मूव करवाने वाले हैं कि ये रहा पेंसिल सेल, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको ऐसे दबा करके हम टेबल के ऊपर मूव करवाएंगे। तो देखो ये बहुत ही जो है ना, जैसे पेंसिल सेल है, इसको मैं क्या कर रही हूँ? दबा करके टेबल के ऊपर मूव करवा रही हूँ। तो ये बहुत ही मुश्किल से जो है ना आगे बढ़ेगा। आगे क्यों बढ़ेगा? अब कहने को तो पहले वाले एग्जाम्पल में और ये वाले एग्जाम्पल में दोनों में ही टेबल भी वही है और पेंसिल सेल भी वही है, और पेंसिल सेल हम सबको पता है कि कितना हल्का होता है। तो यहाँ पे तो पेंसिल सेल कैसा है? हल्का है, लेकिन फिर भी इसके मूवमेंट में दिक्कत क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? इस पेंसिल सेल के ऊपर एक फोर्स लगा रही हूँ, और ये फोर्स कर क्या रहा है? ये फोर्स पेंसिल सेल और टेबल
इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज हैं उनको आपस में कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से इंटरलॉक करवा रहा है। कौन? जो मैं फोर्स लगवा रही हूँ ना, वो। तो ये फोर्स बेसिकली क्या कर रहा है? दोनों ही सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट को कंप्रेस कर रहा है, और जितना ज़्यादा कंप्रेसिंग होगी उतनी ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगी और फ्रिक्शन उतना ज़्यादा लगेगा, यानी कि मोशन उतना ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उसके मोशन में उतनी दिक्कत होने वाली है। और यहाँ पे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट हल्का था, लेकिन फिर भी दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि हमने फोर्स लगाया था। मुद्दा क्या है? फोर्स है। ये फोर्स ही है जो कि दोनों ही कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनकी इंटरलॉकिंग को करवाता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये वाला पॉइंट भी आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन भी हम करते हैं कंप्लीट। आज के सेशन में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, मतलब कि दो फैक्टर्स हमने पढ़े हैं जिसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंडेंट होता है। पहला फैक्टर हमने क्या पढ़ा था कि सीधी सी बात है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, कहाँ गया, नेचर ऑफ द टू सरफेसेस। जैसा वो दो सरफेसेस, ऑब्जेक्ट्स के वो दो सरफेसेस जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, सरफेसेस का नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रफनेस अगर ज़्यादा होगी सरफेसेस के बीच में, या सरफेसेस की अगर रफनेस ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा क्योंकि इंटरलॉकिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर स्मूथनेस होगी दोनों ही सरफेसेस के बीच में तो आप बोल सकते हो कि फ्रिक्शन कम लगेगा। और लास्ट क्या है? वो वाला फोर्स जो कि दोनों ही सरफेसेस को क्या करता है? कंप्रेस करता है। अगर फोर्स ज़्यादा लग गया तो दोनों ही सरफेसेस ज़्यादा कंप्रेस हो जाएंगी, इंटरलॉकिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर फोर्स कम लग रहा है सरफेसेस के ऊपर तो उनकी कंप्रेसिंग एक दूसरे की तरफ कम होगी और इंटरलॉकिंग कम होगी, फ्रिक्शन कम लगेगा और मूवमेंट आसान होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। 3 टाइप के फ्रिक्शंस होते हैं, इंट्रोडक्शन सेशन में मैंने आपको बताया था, तो उन तीनों ही टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा। कैसे? तो गूगल पे जाइएगा, वहाँ पे टाइप करिएगा magnetbrains.com। जैसे सर्च करोगे आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। जैसे आप उसको खोलोगे ना तो आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे आपके पास क्लास 12th से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। अब सपोज आपको क्लास 8 देखना है तो आप क्या करोगे? क्लास 8 पे जाकर के क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास क्लास 8 के सभी सब्जेक्ट्स जो है ना यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेंगे, है ना। एसएसटी दिखाई दे रहा है और हिंदी दिखाई दे रहा है, साइंस दिखाई दे रहा है। सपोज आपको क्या करना है, आपको साइंस ही देखना है तो आप क्या करोगे? क्लास 8 साइंस पे जाकर के क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पूरा एक पेज खुल करके आ जाएगा जहाँ पे लिखा रहेगा क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी बाय विभूति खरे। अब अभी तक हमने क्लास 8 साइंस के जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं जो भी हम चैप्टर्स कर रहे हैं, उन सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली अरेंज्ड मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ही देखना है तो आप क्या करोगे? इस पे जाकर के क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इस चैप्टर के टोटल कितने लेक्चर्स हैं? 14 लेक्चर्स हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन वाला, वो आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। तो इस चैप्टर के आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हो इसी तरीके से। ना सिर्फ इस चैप्टर के बल्कि सभी चैप्टर्स के जो भी अभी तक हमने कर लिए हैं या जो हम कर रहे हैं, सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स को आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो। तो यूट्यूब पे आपकी जो कंप्लेंट होती है ना, भाई आपका ये सवाल तो आएगा ही आपके दिमाग में कि मैम आखिर हम मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट क्यों करें। तो क्योंकि आपकी हमेशा कंप्लेंट होती है यूट्यूब पे कि मैम आपकी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, मिलती भी है तो उसमें वीडियोस का जो सीक्वेंस है वो काफ़ी ऊपर नीचे होता है, तो हमें नहीं समझ में आता कि कौन से वीडियो के बाद में कौन सा वीडियो देखना है, तो कन्फ्यूजन होती है। तो सीधी सी बात है, जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो तो यहाँ पर आपको एज कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपरली सीक्वेंस में आपको अरेंज मिलते हैं, प्लस यहाँ पे सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी वाली? यही वाली, magnetbrains.com। Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.